आप सभी को इस चैनल पर खुशामदीद। नाज़रीन, क्या बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है? क्यों बलोच अलहदगी पसंद गिरोह आज़ादी चाहते हैं? और क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, फौज और सियासतदानों की गलतियों ने इस बहरान को मजीद बढ़ाया? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम हकाइक का जायजा लेंगे, सबूतों और तारीखी वाक़यात के साथ। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो बलोचिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत थी जहां खान ऑफ कलात की हुकूमत थी। बलोच रहनुमाओं ने पाकिस्तान में शामिल होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, मगर मार्च 1948 में पाकिस्तानी फौज ने बलोचिस्तान को जम कर लिया। यही वो लम्हा था जिसे बलोच कौम परस्त जबरी कब्जा कहते हैं और तब से यहाँ अलहदगी पसंदी की लहर चल रही है। वसाइल के लिहाज से बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन सूबा है, मगर यहाँ के लोग सबसे ज्यादा गरीब और पसमानदा हैं। पाकिस्तान की 40% गैस बलोचिस्तान से निकलती है, मगर बलोचिस्तान के पेशतर इलाके गैस से महरूम हैं। रेकोडिक और सैंडिक की कानों से अरबों डॉलर की मादनियात निकाली जाती हैं, मगर बलोचिस्तान को इसका सिर्फ मामूली हिस्सा मिलता है। गवादर पोर्ट को सी पैक का ताज कहा जाता है, मगर यहाँ के मुकामी लोगों को बेदखल कर दिया गया और उनको रोजगार और बुनियादी सहूलियात तक नहीं मिली। यही वजह है कि बलोच नौजवान रियासत से नाराज हैं और वो अलहदगी पसंद तहरीकों की तरफ माइल हो रहे हैं। बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकों के खिलाफ फौजी ऑपरेशंस, लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियाँ एक आम मसला बन चुकी हैं। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के मुताबिक हजारों बलोच नौजवान और सियासी कारकुन रियासती इदारों के हाथों लापता हो चुके हैं। इंसानी हकूक की तंजीमें कहती हैं कि बलोचिस्तान में मारो और फेंक दो यानी किल एंड डंप की पॉलिसी अपनाई गई है। बलोच अवाम पूछते हैं कि अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें बुनियादी हकूक क्यों नहीं मिलते? पाकिस्तान के हुक्मरान और इस्टेब्लिशमेंट बलोचिस्तान के मसले को सिर्फ ताकत के जरिए हल करने की कोशिश करते रहे, मगर ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी। यहाँ इलेक्शन में धांधली आम मामूल और 75 साल स्याह तारीख है। बलूचिस्तान में हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता जमातों को मुसल्लत किया जाता है, जिससे अवाम में नफरत बढ़ती है। तरक्याती मंसूबों में मकामी बलोच क़यादत को नज़रअंदाज किया गया। सी पैक, गवादर और दीगर मंसूबे सिर्फ चीनी और फौजी हुक्काम के फायदे के लिए हैं। मसले के हल के लिए अस्करी हिकमत अमली को इस्तेमाल करना, सियासी मुकालमे की जगह फौजी ऑपरेशंस और तशद्दुद ने हालात मजीद खराब कर दिए। पाकिस्तान का दावा है कि बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों को भारत की खुफिया एजेंसी रा की मदद हासिल है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को इसका सबूत कहा जाता है, मगर हकीकत ये है कि अगर पाकिस्तान ने बलोच अवाम को बुनियादी हकूक दिए होते तो किसी बैरूनी साजिश की जरूरत ही ना पड़ती। चुनांचे अब ये फैसला करना होगा कि बलूचिस्तान को दबाने की बजाय वहाँ के अवाम के मसाइल हल करें, फौजी ऑपरेशंस की बजाय सियासी मज़ाकरात का रास्ता अपनाएं और बलूचिस्तान को वसाइल पर उसका जायज़ हक दें। अगर ऐसा ना किया गया तो बलूचिस्तान में शोरिश और मज़ाहमत मजीद बढ़ेगी और रियासत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। बलूचिस्तान में रियासती जबर, इंसानी हकूक की पामाली और जबरी गुमशुदगियाँ और दीगर ज़्यादतियों की कई मिसालें मौजूद हैं। यहाँ कुछ अहम और मुस्तनद मिसालें दी जा रही हैं जो बलूचिस्तान में होने वाले मजालिम की वजाहत करती हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों और वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के मुताबिक सन 2000 से 2024 तक हजारों बलोच नौजवान, तलबा, सियासी कारकुन और आम शहरी गायब किए गए। मामा कदीर बलोच ने 2013 में इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया ताकि लापता अफराद का मसला उजागर हो। सैफ बलोच, जो कि एक तालिब इल्म था, 2021 में लापता हुआ और कई महीनों बाद उसकी लाश मिली। डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच 2009 से लापता हैं और ताहाल कोई सुराग नहीं है। रज़ाक बलोच, जो कि एक सहाफ़ी थे, 2013 में अगवा और चंद माह बाद मसकशुदा लाश बरामद। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इन वाक़यात पर कई रिपोर्ट्स जारी की, जिनमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम आयद किया गया। पाकिस्तान भर में तालीम हासिल करने वाले बलोच तलबा को हरासा किया जाता है और उन पर रियासती इदारों की जानिब से निगरानी रखी जाती है और बाज़ औक़ात अगवा कर लिया जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी में बलोच तलबा को कई बार हदफ बनाया गया। 2022 में लाहौर से हफीज बलोच को अगवा किया गया, जो कई महीनों बाद रिहा हुआ। पंजाब में बलोच तलबा के खिलाफ कई बार क्रैकडाउन किया गया। 2023 में इस्लामाबाद में बलोच तलबा ने लापता होने वाले साथियों के खिलाफ मुजाहिरा किया, मगर पुलिस ने शदीद तशद्दुद किया और दर्जनों तलबा को गिरफ्तार कर लिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अगवा शुदा अफराद की लाशें बोरी में बंद या खुले आम फेंकी जाती हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर के मुताबिक 2010 से अब तक 5000 से जायद बलोच कारकुनों की लाशें बरामद हुई। 2006 में नवाब अकबर बुगटी को फौजी ऑपरेशन में कत्ल कर दिया गया और लाश की बेहुरमती की गई। काजी फाइज ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा पर 1980 की दिहाई में रियासती जब्र किया गया। साले बलोच को 2019 में लापता किया गया और 2020 में उनकी लाश दी गई।
ان واقعات کو عالمی سطح پر بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر پاکستان میں ان پر زیادہ تر میڈیا خاموش رہتا ہے۔ 2021 میں گوادر میں ہزاروں بلوچ عوام نے گوادر کو حق دو تحریک کے بینر تلے احتجاج کیا، جن کے مطالبات تھے کہ غیر قانونی ماہی گیری بند کی جائے، مقامی افراد کو ترقیاتی منصوبوں میں شامل کیا جائے، چیک پوسٹوں پر عام عوام کو ہراساں نہ کیا جائے۔ 2022 میں فوج اور حکومت نے اس تحریک کو دبانے کے لیے سینکڑوں مظاہرین پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کو استعمال کیا۔ مولانا ہدایت الرحمان کو گرفتار کیا گیا، جو اس تحریک کے روح رواں اور قیادت کر رہے تھے۔ چینی سرمایہ کاری مگر مقامی لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ گوادر پورٹ اور سی پیک کے منصوبے بلوچ عوام کے لیے روزگار کی بجائے ان کی مزید محرومی کا سبب بنے۔ گوادر کے ماہی گیروں کو بے دخل کیا جا رہا ہے اور چینی کمپنیوں کو مکمل کنٹرول دیا گیا۔ 2021 میں کوئٹہ سرینا ہوٹل حملہ، جس میں چینی سفیر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ بلوچستان میں صحافیوں پر شدید دباؤ ہے جو ریاستی ظلم اور بلوچ تحریک کی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ کئی صحافیوں کو دھمکایا گیا، اغوا کیا گیا اور قتل کیا گیا۔ ساجد حسین کو 2020 میں سویڈن میں جلاوطنی کے دوران مردہ پایا گیا، جو صریحاً اغوا اور قتل تصور کیا جاتا ہے۔ رزاق بلوچ کی 2013 میں اغوا کے بعد مسخ شدہ لاش برآمد ہوئی۔ حیات بلوچ 2020 میں تربت میں ایف سی نے گولی مار کر قتل کر دیا اور والدین کے سامنے ان کے بیٹے کو مار دیا گیا۔ بلوچستان میں صحافیوں کو کوریج کرنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ ملکی میڈیا بھی وہاں کے مسائل کو رپورٹ نہیں کرتا۔ بلوچستان میں ہونے والے مظالم کی یہ چند مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ ریاستی جبر، وسائل کی لوٹ مار اور فوجی آپریشنز نے بلوچ عوام کو مزید متنفر کر دیا ہے۔ اگر پاکستان بلوچستان کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو لازمی ہے کہ بلوچ عوام کو ان کے وسائل پر مکمل حق دیا جائے، فوجی آپریشنز اور جبری گمشدگیاں فوری طور پر بند کی جائیں، بلوچستان کو سیاسی آزادی دی جائے تاکہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر سکیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو بلوچستان میں بغاوت مزید بڑھے گی اور شاید ایک دن ہمیں یہ سوال کرنا پڑے کہ کیا بلوچستان پاکستان کا حصہ رہے گا؟ کیا بلوچستان کی جدوجہد آزادی ایک بغاوت ہے یا یہ ایک جائز تحریک آزادی ہے؟ کیا پاکستان نے بلوچستان کے ساتھ ناانصافی کی اور کیا یہ خطہ ایک دن آزاد ہو سکتا ہے؟ پاکستان جب مرز وجود میں آیا تو بلوچستان ایک آزاد ریاست تھا جس پر خان و قلات کی حکومت تھی۔ بلوچ قیادت کو خدشہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ الحاق سے بلوچستان کو مکمل خود مختاری نہیں ملے گی۔ مارچ 1948 میں پاکستان نے فوجی طاقت کے ذریعے بلوچستان کو ضم کر لیا، جسے بلوچ قوم پرست جبری قبضہ قرار دیتے ہیں۔ بلوچ رہنما پرنس عبد الکریم نے پاکستان کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کیا، جو بلوچستان کی پہلی آزادی کی تحریک بن گئی۔ 1958 اور 1959 میں پاکستان نے بلوچ علاقوں پر کنٹرول مضبوط کرنے کے لیے مزید اقدامات کیے، جس پر بلوچ مزاحمت کاروں نے بغاوت کر دی۔ نواب نوروز خان نے 1958 میں پاکستان کے خلاف گوریلا جنگ شروع کی تو حکومت نے انہیں مذاکرات کے بہانے دھوکہ دیا اور گرفتار کر کے ان کے بیٹوں کو پھانسی دے دی، جبکہ وہ خود جیل میں شہید ہو گئے۔ بلوچوں کو اپنے ہی وسائل سے محروم رکھا گیا اور ترقیاتی منصوبے صرف پنجاب اور دیگر علاقوں تک محدود رہے۔ 1963 سے 1969 بلوچ مزاحمت کاروں نے پہاڑوں میں مورچے بنا کر پاکستانی فوج کے خلاف گوریلا جنگ لڑی۔ پاکستان نے بلوچستان میں فوجی آپریشن شروع کیا، فضائی بمباری کی گئی اور ہزاروں بلوچ قتل یا لاپتہ کر دیے گئے۔ 1973 میں بلوچستان کی منتخب حکومت برطرف کر دی گئی، جس سے بلوچ تحریک مزید شدت اختیار کر گئی۔ 55,000 سے زائد بلوچ مزاحمت کاروں نے پاکستانی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ پاکستانی حکومت نے ایران کے ساتھ مل کر بلوچ تحریک کو کچلنے کے لیے فضائی حملے کیے، جس سے ہزاروں بلوچ شہید اور بے گھر ہوئے۔ 2004 سے 2024 میں یہ تحریک جدید دور میں بلوچ جدوجہد میں بدل گئی اور آزادی کی نئی تحریک اور شدت پسند کارروائیاں بڑھ گئیں۔ بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچ ریپبلکن آرمی اور دیگر آزادی پسند تنظیمیں وجود میں آئیں۔ 2006 میں نواب اکبر بگٹی کو فوجی آپریشن میں قتل کر دیا گیا، جس نے تحریک کو مزید بھڑکا دیا۔ گوادر، سی پیک اور معدنی وسائل کی لوٹ مار کے خلاف بلوچ مزاحمت میں اضافہ ہوا۔ بلوچ عوام کے خلاف ریاستی مظالم میں اضافہ ہو گیا اور ہزاروں بلوچ جبری طور پر لاپتہ کر دیے گئے۔ مارو اور پھینک دو پالیسی کے تحت بلوچ نوجوانوں کی لاشیں ویران علاقوں میں پھینکی گئیں۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق 2000 سے 2024 تک ہزاروں بلوچ کارکن اور طلبہ غائب کیے گئے۔ 2020 میں بلوچ لبریشن آرمی نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا، جسے وہ پاکستانی معیشت پر حملہ قرار دیتے ہیں۔
2021 गवादर पोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर हमला, जिसे बलोच तहरीक चीनी इस्तेहसाल के खिलाफ मज़ाहमत कहती है। 2022 कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर बलोच मज़ाहमतकारों का हमला, कई हलाकतें हुईं। 2023 बलोच लिबरेशन फ्रंट ने गवादर में बड़ी मुसल्लह कार्रवाई की और चीनी कंपनियों को निशाना बनाया। लेकिन दोनों तरफ से होने वाले इंसानी मजालिम के खिलाफ आलमी रद्द-ए-अमल भी देखा गया, जिससे साबित होता है कि पूरी दुनिया में मजहब, कौम, नस्ल और इलाके की बुनियाद पर जितनी भी तफरीक, तकसीम और दुश्मनी हो, आलमी इंसानी ज़मीर बहरहाल किसी न किसी सतह पर जिंदा रहता है। यही सुन्नत इलाही बकाए इंसानी की ज़मानत और अमन सलामती की हुज्जत है। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा ने बलोचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की मज़म्मत की। यूरोपीय पार्लियामेंट में बलोचिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बहस की गई। कई अमरीकी और बरतानवी कानून साजों ने बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के जराइम की तहकीकात का मुतालबा किया। लेकिन सवाल ये है कि बलोच भाइयों बहनों, कमज़ोर अवाम और खल्के खुदा का मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। अगर पाकिस्तान ने बलोच अवाम को हकूक ना दिए तो ये तहरीक मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अगर बलोचिस्तान की आज़ादी की तहरीक मजबूत होती रही तो बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तहरीक बन सकती है, जैसे कि मशरकी तैमूर और जनूबी सूडान को आज़ादी मिली। पाकिस्तान के पास वाहिद रास्ता यही है कि वो बलोच अवाम के साथ इंसाफ करे और उन्हें उनके वसाइल का हक दे और जबरी गुमशुदगियाँ रोके। लिहाजा बलोच जद्दोजहद आज़ादी सिर्फ एक शोरिश नहीं बल्कि अपने हकूक़ के लिए एक जायज़ जंग है। बलोच अवाम ने 75 साल तक जुल्म बर्दाश्त किया, मगर अब दुनिया उनकी जद्दोजहद को देख रही है। पाकिस्तान के पास दो रास्ते हैं, या तो बलोचिस्तान को इंसाफ दे या फिर एक नया बहरान पैदा करे जो शायद रियासत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। क्या बलोचिस्तान एक दिन आज़ाद हो जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। ये वीडियो स्क्रिप्ट बलोचिस्तान की जद्दोजहद आज़ादी, उसके तारीखी पस मंज़र, मज़ालिम और मुस्तकबिल के इम्कानात पर मबनी है। इसमें तमाम हक़ाइक़, शवाहिद और तारीखी हवालाजात शामिल हैं ताकि नाज़रीन को मुकम्मल और जामे मालूमात फ़राहम की जा सकें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये आवाज़ सब तक पहुँचे। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।